सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये वज़ीर आज़म क्या बहुत मसरूफ़ हैं आजकल, क्या कोई मसरूफियात क्या हैं उनकी? क्योंकि आजकल तो सिर्फ कभी कभी आते हैं, खुतबात फरमाते हैं और उसके बाद ये जा वो जा। खुतबात भी अब तो यकसू हो गए, मेरा ख्याल है वो तकरीर नवीज़ की भी छुट्टी हो गई है। अब ज़्यादातर एक्सटेम्पोर, ज़्यादातर क्या मतलब अब टोटली एक्सटेम्पोर पे ही गुजारा है। तीसरा खिताब है, तीसरे खिताब में फिर वही लंतरानी है जो कई मरतबा जिसके ऊपर मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूँ। वज़ीर आज़म बोर नहीं होते तो क्या आप लोग भी बोर नहीं होते? वज़ीर आज़म के आसपास कोई एक ऐसा आदमी है जो उन्हें ये बताए कि अल्लाह रसूल का वास्ता अब कम से कम तकरीर तो कम से कम डिफरेंट कर लें। मुद्दा बहुत सीरियस हो चुका है, मामला बहुत संगीन हो चुका है। ये वही रो रहे हैं कि अगर हमने कर्फ्यू लगाया तो फिर यूँ होगा और अगर हमने ये किया तो फिर यूँ होगा। हुजूर क्यों होगा ये तो ज़रा बताइए। आरफीन साहब देखें, ये बड़ा अहम मसला है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इसी में मसरूफ़ हैं, कोई और मसरूफियत नहीं है। ये वज़ीर आज़म साहब की दानिशमंदी है कि पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल नहीं है जो खुदा न खास्ता बैनुल अक़वामी दुनिया में है और यूरोप में ख़ास कर है। सबसे पहले लोगों ने इस बात पर तनकीद की कि वज़ीर आज़म साहब क्यों बाहर के मुल्कों से पाकिस्तानियों को वापस नहीं लाते, और आज इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि जी बॉर्डर बंद क्यों नहीं किए और जो बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स हैं उसको बंद क्यों नहीं किया। दूसरे, आपने इंट्रो में आपने कहा कि वज़ीर आज़म जो है अपना कह के चले गए। वज़ीर आज़म साहब की ये बढ़ाई है, मेरे वज़ीर आज़म की ये दानिशमंदी है, कौम का गम है कि वो इन लोगों के साथ, इस अपोजिशन के साथ बैठे। वरना जिन लोगों को हम पहले दिन से चोर कहते हैं, उनको डाकू कहते हैं, उनके साथ कहने को छोड़ दीजिए, वो तो कहने को छोड़ दीजिए, कहने को तो आप लोग बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, कहने को तो आप लोग बहुत कुछ कहते हैं, साबित तक नहीं हुआ, इसलिए वो सब उन बातों पे नहीं जाइए, बिटवीन द लाइन बात करते हैं। जी वही बता रहा हूँ, जो आपने कहा वही बता रहा हूँ कि उन लोगों के साथ बैठे, ये कौम का गम था कि उनके साथ अपने ख्यालात शेयर करें। इमरान खान इस मुल्क को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। लेकिन अगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अफरा तफरी नहीं फैलानी है मुल्क में, लॉकडाउन हो चुका है, सूबों को इख्तियार दिया हुआ है, अगर हमने लॉकडाउन की मुखालफत करनी थी तो हम KPK में ये इख्तियार उनको ना देते, हम पंजाब में ना देते। लेकिन हम समझते हैं वज़ीर आज़म साहब ये पहली बात आपको मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इसमें वज़ीर आज़म का कोई कारनामा नहीं है। दो बातें, मैंने पूरी बात आपकी सुन ली और अब मैं आपको हकीकत हाल से आगाह फरमाता हूं। एक तो आपने ये कहा कि इंटरनेशनली, मुझे पूरा करने दे फिर आप मुझे सुनाएं, आप मुझे पूरा करने दे फिर। अच्छा, अभी कुछ बाकी है, दो तीन बातें और जो आपने कही है वो, जी दो तीन बातें हैं। एक आपने अदालत की बात की, देखे अदालती अपनी जगह उनका एहतराम है, लेकिन इंतजामिया हम है, हमारी हुकूमत है, हमने करना है, हम इस कौम के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कल कह दिया कि अगर कोई फैसला होता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और तीसरा आपने कह दिया मुक़्तदर कुव्वतों ने महसूस किया। देखिए वज़ीर आज़म साहब इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने फैसले करने हैं, वही फैसले हमारे इदारों ने फॉलो करने। जो भी इदारे हैं वो वज़ीर आज़म साहब के मतहत हैं और मिलकर हम मुल्क में काम कर रहे हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी बात नंबर 1 जिससे मुझे इख्तिलाफ है और मैं उसको आपकी गोश गुजार करते हुए फिर मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँगा। आपने कहा कि ये वज़ीर आज़म साहब की बसीरत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है। सर वज़ीर आज़म को क्या इज़राइल अलैहिस्सलाम को भगाने का खुदा न खास्ता कोई तोड़ आता है, कोई मंत्र आता है, कोई इस तरह का अमल वो जानते हैं कि जिसको देख करके इज़राइल पाकिस्तान की जानिब से कहीं और चले गए? बात नंबर 1, सबसे पहली बात, ये जो आइसोलेशन में जाने की बात वो पहले दिन से कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, और मैं क्या बता दूं, आप सब जानते हैं कि आइसोलेशन में जाना इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज तो इजाद ही नहीं हुआ, यह सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स में काउंट होता है। हुजूर वाला, इसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है और ये एटमी ताकत, ये हमारा पाकिस्तान अर्ज़े पाक इस लायक कतई नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर यहां पे इस किस्म की कोई संजीदा सूरत हाल, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक पैदा हो गई, तो ये मुल्क, मैं और आप इस एक सूरत हाल को झेल सकें, तो ये वज़ीर आज़म और इस हुकूमत की और आपकी और मेरी नाकामी है या उनकी बसीरत। दूसरी बात, आपने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर पड़ रहा था कि हम बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को क्यों नहीं लेते। हुजूर वाला, आपके कानों में सिर्फ ईरान से आने वाले मुसलमानों की सदाएं सुनाई देती हैं, आपको चाइना से आने वाले मुसलमानों की सदाएं सुनाई नहीं देती।
آپ لوگ عقل کے اندھے یا کانوں کے بہرے تو نہیں ہیں معذرت کے ساتھ؟ یہ اتحاد بین المسلمین کی جو باتیں آپ لوگوں کے کانوں میں ڈال دی جاتی ہیں آپ اس کو آدھی ہی سنتے ہیں. میں اگر مزید کچھ بولوں گا تو پھر مجھ پر خدا نہ خواستہ کوئی اور پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگا دیا جائے گا. سر یہ بہت آبجیکشنبل بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے یہ میرے وزیر اعظم کی بڑائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی بڑائی ہے کہ آپ ممکنہ مبینہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے. حضور ایک پیسے کی چوری اگر ثابت ہوئی ہو تو آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف کو باہر جانے کیوں دیا تھا؟ بہت سارے موضوعات ہیں، آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا. تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آتا ہوں آپ کے پاس. پچھلے 30 سال میں 225 وینٹیلیٹرز ہیں. یہ اس ملک کی حالت ہے عارفین صاحب. 225 سر میں آپ سے بالکل یہ جانوں گا کہ ہمارے پاس خدا نہ خواستہ وینٹیلیٹرز کی تعداد کیا ہے. تھوڑا سا تحمل، تھوڑا سا توقف، میں آپ کی طرف آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب حضور والا، یہ مجھے بتائیے سر، اس ایک وقت میں قوم کو اتحاد اور یگانگت کا سبق دینا تھا ہمارے قائدین نے، اور وہاں واک آؤٹ کی ہے جو فلم ریلیز ہوئی ہے. حضور قوم کیا سیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے اپنے قائدین کو کرتا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور العارفین صاحب. میں اپنے بھائی عطا اللہ صاحب کی بات کا برا نہیں مناؤں گا کیونکہ انہیں سکھایا یہی گیا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو اس وقت تکبر، اپنی بڑائی سے بلند ہو کر تکبر کی بجائے عاجزی، تنگ دلی کی بجائے وسعت قلبی اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی. اور جو بات وہ انہوں نے کنوے کی وہ عطا اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ جی فلاں چور ڈاکو، ایک پیسہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے جبکہ کالا دھن آپ کے گھر پڑا ہوا ہے. میں اس سے زیادہ فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو متحد کرنے کے لیے لیڈرشپ میں اگر بڑائی ہو تو اسے نفرت کی بجائے محبت فاتح عالم کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اپنی بات نہیں سننی بلکہ سب کی بات کے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے. آپ نے یہ کیا کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی بجائے اپنی باتیں سنا کے اٹھ کے چلے گئے. اس سے تو پھر اس طرح سے معاملات نہیں چلتے. تو یہ بڑی بات بھی نہیں ہے. اور یہ لیڈرشپ کا اگر کوئی کہے میں لیڈر ہوں تو پھر اس کے لیڈرشپ کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جو آپ نے نہیں کیے. چاروں صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. آپ آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی لاک ڈاؤن کے خلاف بات کرتے رہے. تو کنفیوژن اب صوبوں میں نہیں ہے، کنفیوژن عمران خان صاحب کے اپنے ذہن میں ہے. دنیا نے یہ بتایا ہے کہ یہ بیماری کنٹیجس ہے، نہیں ہے. یہ چھوت کی بیماری ہے، بندوں کے چھونے سے پھیلتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کر لو، گھروں میں رہو. آج جتنا ان صوبوں نے کیا ہے، میں نے چکری روڈ پہ آج یہاں راولپنڈی میں ایک گاؤں میں فون کیا. وہاں ایک صاحب نے کہا کہ یہاں سب کے سب باسی دیہاتی سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کر رہے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. حالانکہ دیہات میں کھلے کھیت ہیں، سب نہیں نکل رہے. اس کا اثر ہوا. میں آج دوا لینے کیمسٹ کی دکان پہ گیا. وہاں لوگ فاصلے پہ 2-2 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. وہ جاتے ہیں کاؤنٹر پہ بھی فاصلے پہ ہیں، نوٹوں پہ بھی انہوں نے یہ سینیٹائزر جو ہے یہ لگایا ہوا ہے. ہم نے بھی سینیٹائزر لگائے ہوئے ہیں. تو یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ چیزیں ہیں یہ کام آ رہی ہیں. چین نے یہی کیا. آج سب سے جو بہترین اور قابل عمل ماڈل ہے وہ چین کا ہے. لاک ڈاؤن، سوشل ڈسٹینسنگ اور جو امیونائزیشن کا جو طریقہ ہے وہاں، جسے سلو یا پیسے کیا اس کو کہتے ہیں امیونائزیشن، میں نے یہاں کبھی لفظ پڑھا پیسیو امیونائزیشن، اس کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے. ہمیں بھی وہ کرنا پڑے گا. ہمارے کراچی سے ہی جو اپنا ڈاکٹر صاحب ہیں اس کے بلڈ کی ڈیزیزز کے ماہر، وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اس پہ جانا چاہیے. ہم نہیں جا رہے، ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے. ہمیں فیصلے کرنے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا، باقی باتیں کرتے رہیں گے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلیں. سیاسی مذہبی جماعتوں کو، جو اور تنظیمیں ہیں، ان سب کو ساتھ لیں اور بلدیاتی اداروں کو آرڈیننس کے ذریعے 2 دن میں بحال کر دیں. 80,000 سے زیادہ، لاکھوں سے زیادہ وہ لوگ ہیں
जो फैल जाएंगे, Got your point, सिद्दीकुल फारूक साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अखुंज़ादा चट्टान साहब काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, मैं उनकी तरफ से फिर दोबारा आपकी तरफ लौटता हूँ। अखुंज़ादा चट्टान साहब ज़हमत की अज़हद माजरत, आप मुझे सुन सकते हैं? जरूर जरूर जी सुन रहा हूँ। चट्टान साहब, हुजूर वाला, आज इमरान खान साहब ने अपना खिताब डिलीवर किया। खिताब में उन्होंने वही कुछ लाइंस कहीं जो हम पहले भी सुन चुके हैं। खौफ घबराहट से फैसलों के नताइज दुरुस्त नहीं होते, जंग से कोई हुकूमत नहीं, सिर्फ कौम लड़ सकती है। उस लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट बंद हो। हुजूर, ये इतनी अहम तरीन बातें थीं जो ना बिलावल साहब तसव्वुर कर सकते थे, ना उनकी तालीम ने ये सारी बातें उनको सिखाई हैं, और ना ही ये बात शहबाज शरीफ साहब और उनके एक्सपोजर ने उनको सिखाया है। सर, क्यों आप लोगों को इतना बुरा लग गया? ये तो बड़ी ठीक ठाक हरकत थी, मतलब उनका टाइम कीमती था, उन्होंने आप लोगों को इतनी अहम इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद अहम दीगर हुकूमती उमूर निपटाने के लिए चले गए। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मतलब क्यों इतना कोहराम बरपा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, उसको जाना ही था, वो बैठ के क्या करते। इनका न तजुर्बा है, न उसको पता है, न उन्होंने कभी सियासत किया है, न सियासत इसका काम है। जिस बंदे को दुनिया में बॉर्डर्स के पता नहीं हो कि कौन सा मुल्क किसके पास है, जिसको अपने मुल्क के मौसमों के बारे में नहीं पता हो, और जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाया वो तो आपके सामने, तो वो बिलावल के सामने, बिलावल के नहीं, पीपल्स पार्टी की टीम के सामने और मुस्लिम लीग नून की टीम के सामने कैसे बैठ जाता, वो इसके बात को कैसे सुनता, वो इनके सवालों के जवाबात कैसे देता। तो उन्होंने जाना ही था और वो चला गया, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है वज़ीर आज़म इस मसले में, और हमें पता था कि ये नाकाम होगा। मैं तो आपके प्रोग्राम में बार बार मैंने नहीं कहा था कि भाई इस हुकूमत का 5 साल हमने KPK में हुकूमत देखा है, इन लोगों में न सलाहियत है और न इन लोगों का तजर्बा है, न इनमें कैपेसिटी है और न इनमें कैपेबिलिटी है। जो हुकूमत पर एक DRT नहीं बना सकते, वो इस इतने आपद पे किस तरह के काबू पाएगा। तो उन्होंने तो जाना ही था और वो चला गया, और अच्छा किया कि चला गया, अपना इज्जत को बचाया। वरना शहबाज शरीफ साहब के सामने जो मुस्लिम की टीम के साथ बैठा हुआ था और इस तरह के बिलावल साहब जो पीपल्स पार्टी की टीम के साथ था, इसके सामने वो क्या करता, इनके सवाल को वो किस तरह के जवाब देता। हुकूमत को क्या करना चाहिए था? अगर ये नियाजी का हुकूमत नहीं होता, अगर ये सिलेक्टेड हुकूमत नहीं होता और ये अवाम के वोटों से मुंतखब हुई हुकूमत होता, तो वो पहला काम क्या करता? वो सबसे पहला काम ये करता कि सबको एक पेज पे लाते, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो 4 सूबे हैं, इन सबको मुतफिक करता है इस जंग को लड़ने के लिए। दूसरा काम वो ये करता कि इसमें एक कौमी पॉलिसी बनाता इसके खिलाफ। एक जो जिस तरह के हमने जो स्कूल पे हमला हुआ और इसके बाद जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, इस तरह के एक नेशनल एक्शन प्लान बना कि हम किस तरह हमने इस आपद के साथ लड़ना है जिन्होंने पूरी दुनिया को लिया है। और तीसरा काम ये करता है कि अपनी कौम को IMF से पूछे बगैर रिलीफ देता, पेट्रोल को सस्ता करता। इनके पास अभी भी जो 15 रुपए सस्ता किया, इसके पास अभी भी 60 रुपए का है। 60 रुपए फी लीटर ये आवाम से ज्यादा लेते हैं बैनुल अक़वामी मंडी से। तो फ्यूल को इनके चॉइस है कि 50 रुपए सस्ता करे, 40 सस्ता करे, 35 सस्ता करे, ये इनके पास ये ऑप्शन है। तो फ्यूल सस्ता करता, ये जो टैक्स है आम खुर्दनोश की अच्छी और मेडिसिन की वो बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे लाते, और मुल्क में जितना भी पैसा है, जितना भी प्रोजेक्ट है, वो सारा पैसा इसके लगाते। पहले भी ये सैलाब आ गए थे, इसमें तो फिर भी ये है कि लोगों से ये है कि घर बैठ जाए। सैलाबों में तो लोग घरों से निकले थे, उसको अपने घर भी देना था, उसको आप खाने पीने का सामान भी देना था, उसको राशन भी देना था। इस तरह IDPs में आपको याद है करोड़ों के लोग निकले थे। दुरुस्त है सर, गॉट योर पॉइंट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।